महाभारत अ कंप्लीट सागा में आपका स्वागत है। पिछली चर्चा में हमने जरासंध वध पर बात की थी। श्री कृष्ण की क्या कमाल की रणनीति थी, भीम की शक्ति और अर्जुन की सुरक्षा में पांडवों ने मगध के सम्राट जरासंध का अंत कर दिया। और उन सभी राजाओं को आजादी मिली जिन्हें उसने बंदी बना रखा था। बिल्कुल, लेकिन जरासंध का हटना वो कहानी का अंत नहीं था। मुझे लगता है वो तो एक नई और शायद कहीं ज्यादा बड़ी कहानी की शुरुआत थी। हाँ, आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के रास्ते में जो सबसे बड़ी चट्टान थी वो हट गई। पर एक चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए सिर्फ एक दुश्मन को हरा देना काफी नहीं होता। सही बात है। इसके लिए ये जरूरी था कि भारतवर्ष के बाकी सभी राजा वो आपकी सत्ता को, आपकी श्रेष्ठता को स्वीकार करें। और इसी स्वीकृति को हासिल करने के लिए पांडवों ने एक बहुत बड़ा मिलिट्री कैंपेन शुरू किया, जिसे हम दिग्विजय पर्व के नाम से जानते हैं। दिग्विजय, ये शब्द सुनने में तो बहुत भव्य लगता है, पर इसका असली मतलब क्या था? क्या ये सिर्फ सबको जाकर हराने और राज्य हड़पने की बात थी? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। दिग्विजय का मतलब सिर्फ दिशाओं पर मिलिट्री विक्ट्री नहीं था। ये एक भू राजनैतिक एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट था। जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट? हाँ, इसका मकसद था युधिष्ठिर की सॉवरेनिटी स्थापित करना, राज्यों से कर वसूलना ताकि राजसूय यज्ञ का आयोजन हो सके, और नए स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनाना। ये शक्ति प्रदर्शन भी था और कूटनीति भी। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो इस विशाल अभियान के लिए ग्रैंड स्ट्रैटेजी बनाई गई। बिल्कुल। चारों भाइयों ने दिशाएं बांट ली। बिल्कुल। अर्जुन ने उत्तर, भीम ने पूर्व, सहदेव ने दक्षिण और नकुल ने पश्चिम की जिम्मेदारी ली, और युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में ही रहे केंद्र को संभालने के लिए। हमारे स्रोतों में अर्जुन के उत्तरी अभियान का जिक्र बहुत विस्तार से मिलता है। सवाल ये उठता है कि उत्तर दिशा में ऐसा क्या खास था? देखिए, उत्तर दिशा का स्ट्रेटेजिक महत्व सबसे ज्यादा था। अच्छा। वो इलाका सिर्फ बर्फीले पहाड़ों का नहीं था, वो योद्धा कबीलों, शक्तिशाली राज्यों और सबसे जरूरी मध्य एशिया से आने वाले ट्रेड रूट्स का केंद्र था। ओह, तो व्यापार का भी एंगल था इसमें? बड़ा एंगल था। इन मार्गों पर नियंत्रण का मतलब था इंद्रप्रस्थ की इकोनॉमी को सिक्योर करना और व्यापार पर पकड़ बनाना। इसीलिए अर्जुन का अभियान सिर्फ एक विजय यात्रा नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक मिशन भी था। Here's where it gets really interesting. अर्जुन ने सिर्फ बड़े-बड़े राजाओं को ही नहीं हराया। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने उत्सव संकेत नाम की 7 लुटेरी जनजातियों को भी अपने अधीन किया। ये नाम बड़ा मजेदार है। हाँ, उत्साह संकेत। इसका मतलब है जो उत्सव से संकेत देते हैं। अब ये शायद उनके युद्ध के नारों का कोई तरीका रहा हो, या फिर ये पांडवों का दिया हुआ एक व्यंग्यात्मक नाम था। स्रोत इस पर चुप हैं, जो उसे और भी रहस्यमयी बना देता है। लेकिन इन जनजातियों पर काबू पाना सिर्फ लूटपाट रोकने के लिए नहीं था, ये ट्रेड रूट्स पर सबसे बड़ा खतरा थी। अच्छा। तो उन्हें हराकर अर्जुन ने उत्तर के इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को सिक्योर कर लिया। और बड़े राज्यों का क्या? सूची तो काफी लंबी है। कश्मीर, त्रिगर्त, दर्व, कोकड़द, ये सिर्फ नाम नहीं है। इनमें से कुछ के साथ तो कुरु वंश की पुरानी दुश्मनी भी थी। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। त्रिगर्तों का जिक्र यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? वो कुरु वंश के पारंपरिक प्रतिद्वंदी थे, ट्रेडिशनल राइवल्स। उन पर विजय पाना सिर्फ एक और जीत नहीं थी, ये एक पुराने पॉलिटिकल इक्वेशन को तोड़ने जैसा था। अच्छा। इससे पता चलता है कि अर्जुन का अभियान सिर्फ मिलिट्री पावर का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक गहरी कूटनीतिक चाल भी थी। उन्होंने भगदत्त जैसे शक्तिशाली राजाओं को भी अपनी अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर किया, जो अपनी हाथी सेना के लिए जाने जाते थे। तो ये अर्जुन की मिलिट्री प्राउइस का एक बड़ा सबूत था। बहुत बड़ा। ठीक है, तो अर्जुन का उत्तरी अभियान सफल रहा, लेकिन दूसरे भाइयों के बारे में क्या? हमारे स्रोत उनके अभियानों पर उतना विस्तार से बात नहीं करते। तो क्या इसका मतलब ये है कि उनके अभियान कम महत्वपूर्ण थे? बिल्कुल नहीं। ये शायद कथाकार की रुचि को दिखाता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में बाकी अभियान किसी से कम नहीं थे। आप भीम के पूर्वी अभियान को ही ले लीजिए। शायद वो सबसे मुश्किल अभियानों में से एक था। मुश्किल क्यों? जरासंध तो अब था नहीं। उसी वजह से जरासंध की मृत्यु के बाद मगध और पूरे पूर्वी भारत में एक पावर वैक्यूम बन गया था। राइट। कई छोटे बड़े राज्य खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा बंगाल के शक्तिशाली समुद्री राज्य थे, जैसे अंग, वंग और पुंड्र, जिनकी अर्थव्यवस्था समुद्र पर टिकी थी। तो भीम को सिर्फ बाहुबल से नहीं, बल्कि इन जटिल राजनीतिक हालातों से भी निपटना था। बिल्कुल।
उन्होंने मगध के नए राजा को सहयोगी बनाया और बाकी राज्यों को अपनी ताकत से अधीन किया। ये मसल पावर और पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का एक बेहतरीन मेल था। मतलब पूर्व में चुनौती राजनीतिक अस्थिरता की थी, तो फिर नकुल के लिए पश्चिम में क्या चुनौती रही होगी? पश्चिम का मतलब है रेगिस्तानी इलाके और लड़ाकू घुड़सवार कबीले। अच्छा। यहाँ लड़ाई का तरीका बिल्कुल अलग था और नकुल, जो खुद घुड़सवारी और तलवारबाजी में माहिर थे, इस चुनौती के लिए सबसे सही थे। उन्हें रोहितक के मयूरों और शिबियों जैसी योद्धा जातियों से निपटना था, जो अपनी कैवलरी के लिए जाने जाते थे। इसके अलावा पश्चिमी तट पर द्वारका जैसे शक्तिशाली सहयोगी भी थे। तो नकुल का अभियान मिलिट्री एक्शन के साथ साथ डिप्लोमैटिक रिलेशंस को मजबूत करने का भी था। बिल्कुल सही। और आखिर में सहदेव का दक्षिण अभियान। स्रोतों में ऐसा संकेत मिलता है कि वो सबसे कम हिंसक था। क्या दक्षिण के राज्य कमजोर थे? इसके ठीक उलट, दक्षिण में उस समय चोल, पांड्य और चेर जैसे सुस्थापित और धनी राज्य थे। उनसे सीधे युद्ध करना बहुत विनाशकारी और महंगा भी साबित हो सकता था। तो सहदेव ने क्या किया? सहदेव, जो नीति शास्त्र के सबसे बड़े ज्ञाता माने जाते थे, उन्होंने यहाँ अपनी कूटनीति का परिचय दिया। उन्होंने कई राजाओं को बिना युद्ध के ही युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करने के लिए मना लिया। मतलब उन्होंने अपनी सेना का इस्तेमाल एक प्रेशर टूल के तौर पर किया। एग्जैक्टली, विनाश के हथियार के तौर पर नहीं। सहदेव का अभियान दिखाता है कि दिग्विजय का मतलब हमेशा रक्तपात नहीं होता। ये सॉफ्ट पावर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? मतलब ये कि चारों भाइयों की जीत एक जैसी नहीं थी? नहीं थी। हर अभियान उस दिशा की ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और कल्चर के हिसाब से बिल्कुल अलग था। हाँ। अर्जुन ने उत्तर में स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स पर कब्जा किया, भीम ने पूर्व में राजनीतिक शून्य को भरा, नकुल ने पश्चिम में लड़ाकू कबीलों को साधा और सहदेव ने दक्षिण में डिप्लोमेसी से विजय हासिल की। एकदम सही। ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और वेल कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री ऑपरेशन था। चारों भाई जब इंद्रप्रस्थ लौटे तो वे सिर्फ सोना, चांदी और रत्न लेकर नहीं लौटे थे। तो और क्या लेकर लौटे थे? वो अपने साथ अलग अलग राज्यों के निष्ठा, नए व्यापारिक समझौते और एक अखंड भारतवर्ष पर युधिष्ठिर के शासन का अधिकार लेकर आए थे। पांडवों का खजाना अब सचमुच एक महासागर बन चुका था। और इसी के साथ राजसूय यज्ञ की सबसे बड़ी शर्त पूरी हो गई। अब युधिष्ठिर सिर्फ इंद्रप्रस्थ के राजा नहीं, बल्कि एक निर्विवाद चक्रवर्ती सम्राट थे। दुनिया के सबसे भव्य यज्ञ के लिए मंच पूरी तरह से तैयार हो चुका था। हाँ, दिग्विजय ने पांडवों को शक्ति के शिखर पर पहुंचा दिया था। इंद्रप्रस्थ अब भारत की राजनीति का केंद्र बन चुका था। दिग्विजय पूरा हो चुका है, खजाना लबालब भरा है और अब इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ की तैयारियां जोरों शोर से शुरू होती हैं। दुनिया भर से राजा, महाराजाओं, सम्राटों, ऋषियों और विद्वानों को निमंत्रण भेजा जाता है। ये पांडवों के गौरव का क्षण है। This raises an important question. ये यज्ञ पांडवों के गौरव का शिखर तो था, लेकिन जब आप इतने सारे शक्तिशाली राजाओं को उनके अहंकार और पुरानी दुश्मनियों को एक छत के नीचे इकट्ठा करते हैं, तो गड़बड़ होने की कितनी आशंका हो सकती है, खासकर उन राजाओं को जिन्हें कुछ ही समय पहले आपने युद्ध में हराया हो। ये तो बहुत बड़ा रिस्क था। अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे राजसूयक पर्व और अर्घ्य हरण पर्व पर। एक भव्य समारोह, एक विवादास्पद सम्मान जिसे अर्घ्य कहते हैं, और एक ऐसी टक्कर जो महाभारत के महायुद्ध के बीज बो देगी। यज्ञ में सबसे पहला और सबसे बड़ा सम्मान किसे दिया गया और किसने इस पर इतनी घोर आपत्ति जताई कि पवित्र यज्ञ के बीच में ही रक्तपात की नौबत आ गई? शिशुपाल का आगमन। शिशुपाल के आगमन के साथ कहानी एक बहुत ही नाटकीय और विस्फोटक मोड़ लेने वाली है। हमारे साथ बने रहिए,